तो इसमें उत्तर प्रदेश ने पहले फेज़ में 150 मेगावाट का टेंडर किया था, जिसमें से कुछ 45 मेगावाट एलोकेशन हुए थे, और दूसरे फेज़ में 3.2 गीगावाट का टेंडर किया था, जिसमें अराउंड 1.6 का एलोकेशन हुआ है। सो आप उत्तर प्रदेश को बाकी राज्यों के कंपैरिजन में, जैसे राजस्थान है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, जो इस पर्टिकुलर स्कीम में बहुत अच्छा कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं? कैसे हम किसान भाइयों के पास ये स्कीम की इन्फॉर्मेशन पहुँचे? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? कैसे उनको इस स्कीम में टैप इन करना चाहिए? मिस्टर माइक प्लीज। अनडाउटेडली ये स्कीम गवर्नमेंट ने हमारे किसान बंधुओं के लिए ही निकाली हुई है और स्कीम बहुत अच्छी है। अच्छे खासे सब्सिडाइज रेट पे आपको सोलर पैनल के थ्रू काफ़ी सारे जैसे कि पानी की रिक्वायरमेंट किसानों की और बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है इसमें। मुझे लगता है कि क्योंकि स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू ही फ्लो हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो प्लांट पहले लगे हैं उनकी देखरेख ठीक से किसान भाइयों को भी करनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनको भी टाइम टू टाइम जाके, या जो पंचायत होती है पंचायत के माध्यम से वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने प्रतिशत जो अभी पिछले 5 साल में लगे हुए हैं उतने प्लांट काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। मुझे यही कहना है। थैंक यू। कमिंग टू नीरज वाजपेयी सर, जैसे कि SJVN बाकी स्टेट से ओपन एक्सेस और इंटर स्टेट के थ्रू पावर परचेज कर रहा है, तो कुसुम एक स्मॉल स्केल कैपेसिटीज़ में लाइक 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट कुसुम ए के तहत और सी के तहत अप टू सर्टेन मेगावाट, इसमें जो पावर परचेज हो रही है, क्या इसको आप ओपन एक्सेस के कंपैरिजन में PM कुसुम को कैसे देखते हैं सर? सर पावर परचेज जो है डेफिनेटली दैट इज़ अ डिफरेंट, क्योंकि जो हमारा इंटरस्टेट रहता है दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। ये सिर्फ आपका क्या है कि एक रेजिडेंशियल जो कंसेप्ट है हर एक आदमी का, उसमें बेटर रहता है कि अपना जो प्रोडक्शन है जो आपका, उससे जितना जनरेशन आप निकाल सकते हैं, नो डाउट गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है उसमें यही है कि आप जितना जनरेट करोगे, जितना आप यूटिलाइज कर लेते हो दैट इज़ योर, अदरवाइज इट विल गो टू द ग्रिड। तो ग्रिड को एक सपोर्ट मिलती है अगर एवरीवन इज़ यूजिंग इन ए प्रॉपर वे और प्रॉपर तरीके के साथ में और अवेयरनेस के तरीके, क्योंकि पैनल लगाना इज़ नॉट ए, क्योंकि लगा दिया उसके बाद भूल जाओ, दैट इज़ नॉट ए, क्योंकि रेगुलर हर आदमी को, जैसे हम लोग सुबह उठ के नहाते हैं, सब कोई फ्रेश होते हैं, तैयार होके अच्छे से बन के हम आपस में जाते हैं, तो एक अच्छा हमारा एनर्जी भी बंदा रहता है। जस्ट लाइक द सिमिलर सोलर एनर्जी भाई यही चीज़ें हैं। अगर पैनल को अगर आप तरीके से साफ़ नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर केयरिंग नहीं करेंगे, तो आपको जनरेशन भी उतना ही हिसाब से मिलेगा। तो मेन है कि आप लोगों के जैसे जैसे आप फंक्शंस ये कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे अवेयरनेस पब्लिक को और हर एक आदमी को, एक आदमी 10 आदमी को आगे जोड़ता है, वो आगे जाके समझाएगा कि इस तरीके से आप इसको कहना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग है कि अगर हम और भी ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स करें जिससे कि ये प्रोग्राम आपको हर आदमी के, हर यूटिलाइजेशन आदमी के पास में ये पहुँचे, उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट और हो सकता है। रोहित जी, जैसा कि सर ने बोला कि प्लांट लगाना एक पार्ट है और उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस एक दूसरा पार्ट है, तो आज की इस स्पीड में, जैसा कि सर ने बताया था कि 6 साल पहले जब उन्होंने बनारस में पहला प्लांट लगाया था, तो बहुत लिमिटेड लोग थे जो सोलर के प्रति इतने सजग थे, बट आज ये एडॉप्शन मास स्केल पे बढ़ रहा है। पिछले 6 महीने से इट्स अ वेरी ऑनर हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कि हम पिछले 6 महीने से लगातार पूरे देश में नंबर 1 हैं सोलर प्लांट कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में। आई थिंक सबके लिए इसके जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जो राज्य आज के 2 साल पहले टॉप 20 में नहीं था, हम टॉप 20 में भी नहीं थे, पिछले 6 महीने से लगातार
1 महीना आप एक्सीडेंटली कर सकते हैं, 2 महीना एक्सीडेंटली कर सकते हैं, बट 6 महीना वो पोजीशन मेंटेन करना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर। सो रोहित जी, इस स्केल पे जब हम सोलर एडॉप्शन कर रहे हैं, सो उसमें जो पीएम सूर्यघर में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, स्पेशली मेंटेनेंस, सर ने बताया पैनल क्लीनिंग, सो क्या हम वेंडर्स इतने सजग हैं, एजुकेटेड हैं, और हम अपने कंज्यूमर्स को इतना एजुकेट कर रहे हैं कि पैनल्स का मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और इसका क्या लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा? अभी 2 साल, 3 साल, 5 साल पैनल का परफॉर्मेंस मिल रहा है, बट ओवर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स का जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या विद द मिनिमम ऑपरेशन मेंटेनेंस ये चीज़ कंसिस्टेंट बनी रहेगी? प्लीज़ सर, बिल्कुल बनी रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग अपना इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हमको कस्टमर को गाइड भी करते चलना चाहिए कि किस तरीके से हमको इसकी क्लीनिंग करनी है, प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। अभी हम लोग अगर मार्केट में देखें तो कई तरीके के क्लीनिंग गैजेट्स भी आ रहे हैं जो कस्टमर परचेज कर सकता है अपने पैनल्स को क्लीन करने के लिए। तो इसका एक रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको सर आप माइक थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए पास। हेलो, हाँ। तो सर, जिस तरीके से हम अपने आप को हर चीज़ में अपडेट करते हैं, उस तरीके से हमें अपने वेंडर्स होने के साथ साथ हमें अपने कस्टमर्स को भी अपडेट करना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने पैनल्स को क्लीन करना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा उनको आगे भविष्य में मिलेगा। क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर हम पैनल्स लगा रहे हैं तो उनको अच्छी जनरेशन मिल रही है, बट कुछ दिन बाद उनकी जनरेशन कम हो जाती है, जिसका वो कंप्लेन करते हैं वेंडर्स को ही कि हमारी जनरेशन नहीं आ रही है। बट वो अपने आप को नहीं देखते कि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों हमें जनरेशन नहीं मिल रही है। तो हमें उनको प्रॉपर गाइड करते चलना चाहिए कि उनको किस तरीके से क्लीनिंग करनी चाहिए और कितने दिन पे डिफरेंट उसमें अपना क्लीनिंग करना है। तो ये हमें ज़रूर गाइड करना चाहिए। नहीं, ये आपकी बात सही है, बट दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ हैंडओवर या नहीं दे रहे? क्योंकि ये जैसे जैसे नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन आज बढ़ रहे हैं, अगर जो क्वालिटी इंस्टॉलेशन नहीं होंगे तो इट्स लाइक अ फ्लाइंग शीट ऑन द रूफ। जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर जो प्रॉपर विंड टेस्ट के साथ इंस्टॉलेशन नहीं है, तो कल को ये 8x4 का एक शीट हवा में उड़ रहा होगा जो किसी आम जनमानस को हर्ट कर सकता है। सो आपका क्या ओपिनियन था वेंडर्स के लिए कि क्या उन्हें किस लेवल तक जाके आपकी कंपनी और बाकी वेंडर्स किस लेवल तक जाके उनको एजुकेट करते हैं? देखिए, बेसिकली है क्या कि वेंडर्स को सबसे पहले तो गाइड करना चाहिए अपने कस्टमर्स को कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है किस तरीके से हम लगा रहे हैं, क्या इंस्टॉलेशन हो रही है। और क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में देखना है, 25 ईयर टू 30 ईयर्स देखना है, उसके एबो भी जाएगा वो, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही अपनी मेंटेनेंस, अपनी क्वालिटी को देख करके ही इंस्टॉलेशन करना चाहिए। तो कस्टमर को सबसे पहले तो रेट को वो लेकर के इशू क्रिएट कर देता है, जहाँ पर वेंडर्स को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है वेंडर्स को अच्छी क्वालिटी मेंटेन ना करने के पीछे। तो हमको ये चीज़ तो सबसे पहले मेंटेन करनी है और सबसे पहले ये इंश्योर करना है कस्टमर के साथ में कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट आज या कल के लिए नहीं लग रहा है, हमारा प्रोडक्ट आगे के लिए लग रहा है जो कि 25 से 30 साल के लिए है। तो उसके लिए हमको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमें बेस्ट इंस्टॉलेशन भी करना चाहिए। अनिल जी, कमिंग टू यू कि यूपी में जो कुसुम की पॉलिसी है अभी कि गवर्नमेंट ने उसमें जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड लैंड्स हैं जी, वो गवर्नमेंट उन्हें 15,000 रुपये प्रति एकड़ के दर पे दे रही है। और आपको क्या लगता है कि उस पॉलिसी से इस स्कीम को कितना सपोर्ट मिल रहा है ग्राउंड पे? एक पेपर पे पॉलिसी है, और क्या ऐसे पॉलिसी पे रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है जिससे ये एडॉप्शन और तेज़ी से बढ़ सके? बिल्कुल सर। अभी क्या है कि अगर कुसुम की बात करें तो कुसुम योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी, और जैसा कि नाम ही है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान नाम ही है इस योजना का। तो जब योजना तो स्टार्ट हुई, काफ़ी लोग इसको लाभान्वित भी हुए, बट यूपी की अगर बात करें सर तो अभी मैं कल की ही बात करूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ही कि जो योजना सफल नहीं हो पा रही है, इसके पीछे सबसे पहले ये है कि कुछ गवर्नमेंट्स की जो लाइजनिंग है वो प्रॉपरली उसमें इतना डिले हो जा रहा है कि कस्टमर्स जो अगर इंटरेस्ट भी लेता है या जो भी कोई पीपीए के लिए पार्टनर्स आगे आना चाहता है तो वो डिनाई कर देता है कि इतना टाइम डिस्कॉम से लग रहा है। दूसरा चीज़ है कि जो पीपीए हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके फंड आने में इतने टाइम हो जा रहे हैं, टाइमली उनको
मंथली जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई कि हम आपको जो पीपीए 25 साल के किए हैं उस दर से यूनिट उनको जो बनना चाहिए वो टाइम से वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरा है कि पीएम सूर्य घर योजना जब जनवरी 2024 में लॉन्च हुई तो इसको नेशनल लेवल पे इतना हाईलाइटेड किया गया। आज हम सभी आई थिंक हर कोई जान रहा है, अच्छे से जान रहा है। बट पीएम कुसुम को भी आई थिंक मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस तरह से आगे ले आने, क्योंकि पीएम कुसुम एक हमारे यूपी में अगर बात करें तो मार्च 2027 का जो टारगेट दिया गया है 34,000 मेगावाट का टारगेट है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट सबको दिख रहा है। और गवर्नमेंट की भी सब्सिडी है इसमें कि जो अगर 1 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल करता है या पीपीए करता है गवर्नमेंट डिस्कॉम के साथ तो उसको 1.05 CR का CFA यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है एंड 1 मेगावाट में 50 लाख स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। तो योजनाएं तो बनी हैं और दिख भी रहा है कि बट वो एक्चुअल में उसको धरातल पे जिसे कहते हैं कि ले आने में अभी बहुत सारे जैसे लैंड एक्विजिशन में भी इशू आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड को खासकर से पीएम कुसुम के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली भी वहाँ बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं और वो जिला जो है काफ़ी इनिशिएटिव। तो इसके अलावा हमें अन्य जिलों को भी और हम सबकी भी ज़रूरत है कि हमें लोगों को पीएम कुसुम के बारे में पहले जानकारी लेनी होगी और देनी भी होगी। जैसे पीएम सूर्य घर में हम लोग एक दूसरे के साथ लोगों को बता रहे हैं और इतने सारे प्लांट इंस्टॉल हो रहे हैं, तो पीएम सूर्य घर की तरह पीएम कुसुम को भी हमें आगे आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक सिर्फ पीपीए नहीं है। मुझे लगता है कि एक मौका है 25 साल के लिए हमें एक अर्निंग का, जो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और साथ ही साथ यूपी की जो ग्रीन कॉरिडोर बनाई जा रही है बुंदेलखंड खंड रीजन से, उस कॉरिडोर पूरे यूपी के सिर्फ बुंदेलखंड ना होकर के सारे जिले में होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो खासकर से जो मसले मैंने जो अपने प्रोजेक्ट किए हैं, अनुभव किया है कि सबसे बड़ा पहला जो आ रहा है डिस्कॉम से लाइजनिंग को में जो टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। तो गवर्नमेंट्स को हम सभी को मिल करके एसोसिएशन जो भी है यूपी में काम कर रहे हैं सोलर को लेकर के, उनको भी थोड़ा सा इनिशिएट करना होगा और अपना उनका ध्यान इस योजना की तरफ ले आना होगा। तो डेफिनेटली हम लोग जो टारगेट 34,000 मेगावाट का है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीव कर पाएंगे मार्च तक। सर जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि ये अगले 25 साल के लिए पीपीए हो जाता है, तो इसको बाकी जगहों पे एक फाइनेंशियल स्टेबल इनकम के तौर पे देखा जाता है पीएम कुसुम को, स्पेशली फार्मर्स जिनको उनके ज़मीन पे वो उतना उपजाऊ से जो फसल वो उगा रहे थे उतना अच्छा यील्ड नहीं मिल रहा था। तो इस पे आपका क्या मतलब, आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? रिसेंटली आप देखेंगे तो लगभग यूपी में जैसे जो फार्मर्स हैं वो पीपीए के लिए नहीं है, मतलब उनके पास लैंड तो है बट उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो पीएम कुसुम में 1 मेगावाट या 2 मेगावाट के इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो। तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ऑलरेडी, बहुत सारी कंपनियां जो इसमें काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ने जो उनका एक डिसाइड किया है कि पर मतलब कि लगभग एकड़ की बात करें हम तो 25,000 से 50,000 तक का उनका एनुअली जो है एज ए इनकम यहाँ से वो इनपुट अपना ले सकते हैं सिर्फ लैंड को दे करके। खासकर से वहाँ जो बहुत सारे ऐसे लैंड्स हैं जो कि अनफर्टाइल है और यूपी में बहुत सारे ऐसे लैंड है वाकई जो बहुत अनफर्टाइल है, तो वहाँ से भी एक उनके लिए एक पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट वो कर सकते हैं बिना कुछ सिर्फ लैंड्स को 25 साल 27 ईयर्स के लिए होता है अगर बात करें तो पीएम कुसुम उनका एग्रीमेंट। सर जैसा कि सर कमिंग टू यू, जैसा कि सर ने बताया कि कई सारे फार्मर्स के पास लैंड की अवेलेबिलिटी है बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ इक्विटी फंडिंग की वजह से बैंक्स उनको प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल होने के बावजूद भी बैंक्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू फाइनेंस दोज प्रोजेक्ट्स। सो क्या एसजीवीएन जैसी पीएसयूज जैसे महाराष्ट्र में महावितरण है वो कंसोर्टियम बना के पीपीएस कर रही हैं ताकि इक्विटी का जो इशू है वो एक हद तक सॉल्व हो सके, क्योंकि बैंक्स तो यहाँ पे 70% फंडिंग करने के लिए ओपन है बट जो गेम फंस जाता है बाकी जगहों पे वो 30% इक्विटी का फंडिंग है। सो क्या सर अगर जो एक एफपीओ एसजीवीएन को अप्रोच करे इन सच अ वे, क्या आर वी ओपन टू गो इन सच अ मॉडल जहाँ पे वो एफपीओज हमें लैंड प्रोवाइड कर सकें और आप उनके साथ मिलके यूपीपीसीएल, जैसे यूपी की बात करें यूपीपीसीएल के साथ, क्या इस तरह का कोई मॉडल हम एक्सप्लोर कर सकते हैं सर? सर बात तो
तो बिल्कुल ठीक है, इससे नो इशू। कि फिर ये थोड़ा सा ये रहता है कि डिफरेंट एजेंसीज है, चाहे SJVN हो, चाहे NHPC, NTPC या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यही रहता है कि अगर आप आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज वेलकम टू ऑनर। थोड़ा सा यही रहता है कि आपका कितना के इन्वेस्टमेंट है, और नो डाउट एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें भी थोड़ा सा लिमिटेशंस में रहना पड़ता है, तो यू ऑल नो। बट डिफरेंट अभी हमने प्रोजेक्ट भी निकाले थे, तो जो डिफरेंट स्टेट्स के लिए थे, अभी गुजरात में क्योंकि हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी तो SJVN में, तो वहाँ पे भी हमने कंप्लीट पैकेज ही उनको अलॉट किया था, ताकि क्या ना लैंड भी आपका रहे, आपने जहाँ से भी इन्वेस्ट करेंगे दैट इज़ ओके, बट जो भी हमारी तरफ से इनपुट्स चाहिए होगा डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड टू यू। सो इस उनके जैसे क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक था कि आगे काम करें तो नेचुरली हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स, और सरकार को भी बेनिफिट्स या इंडिविजुअल को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी कड़ी में जो अभी कुसुम 2.0 जो आ रहा है, जो अभी एक बैकग्राउंड में डिस्कशन चल रहा है कि इसको अब एग्री के साथ जोड़ा जाएगा, एग्री वोलेटाइज की आपके ज़मीन पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश रहा है, लोगों को यहाँ के किसानों को ये है कि भाई हम अपनी ज़मीन 25-30 साल के लिए दे देंगे तो आगे चल के हम खाएंगे क्या। 25-50 हज़ार रुपये आप हमसे एक टर्म के लिए एक डिस्कशन कर लिए, बट 25 साल बाद 50 हज़ार रुपये या उसका जो भी एस्केलेशन है 60-70 हज़ार रुपये की कितनी कीमत रह जाएगी। तो एग्री वोलेटाइक्स और उसके साथ बैटरी का इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी हम पावर जितना जनरेट कर रहे हैं आई थिंक हमारा डिमांड को मीट कर ले रहा है, बट हमारा पीक आवर का डिमांड अभी भी लैग कर रहा है। सो इसमें बैटरी के साथ इंटीग्रेशन होगा तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे तो कॉस्ट और बढ़ती जाएगी। सो आई थिंक ये फाइनेंस वाला इशू और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। तो इसमें रोहित जी आपका क्या टेक रहेगा कि हाउ वी आर गोना टैकल सच चैलेंजेस एज एन इंडिविजुअल डेवलपर? इसमें बेसिकली हम PPP मोड पे जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के साथ में बात करके उसको हम आगे, क्योंकि हमें फाइनेंशियली अगर हमें दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी फाइनेंसर से के साथ जुड़ करके ही हमें ये काम करना होगा, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम अकेले इंडिविजुअल नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा ये रहेगा कि हम किसी न किसी कंपनी के साथ PPP मोड पे जुड़े, उसके साथ में हम डिस्कॉम के साथ जुड़ें कि हमारा क्या कॉस्ट जा रही है, किस कॉस्ट में हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे, या फिर हम ऐसी लैंड एक्वायर करें जो आसपास हमारे इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो। तो उसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रियल एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो कॉमर्शियल बेस रहती है, तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है इंडस्ट्रीज़ को। तो वहाँ पर हम PPP बेस पे प्राइवेटाइजेशन कंपनी के साथ में जुड़ करके हम अपनी खुद की बनाई हुई बिजली बेच सकते हैं, तो उससे हमको काफ़ी प्रॉफिट मिल जाएगा और हमें जो एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से हम बच सकते हैं उससे। कमिंग टू तरन जी, जो PM कुसुम B स्कीम है जहाँ पे किसानों को सरकार मुफ्त में मोटर पंप दे रही है, पानी का पंप दे रही है खेतों के लिए, इस पे आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर जो हमारे ऑडियंस को शेयर करें प्लीज़। ज़्यादातर किसानों को तो इस बारे में पता भी नहीं, और ये स्कीम उस तरीके से प्रमोट हो ही नहीं पा रही है। कितनी बार हमारे पास ही कॉल आता है, कोई हमें कहता है कि आप हमारे यहाँ पे मोटर पंप लगा दीजिए, हमारे आसपास लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन का अभाव ही है कि उनको ये नहीं मालूम कि कहाँ पे जाके फॉर्म भरना है, किस तरीके से, और वो यूजुअली उसको जल्दी ढूंढ भी नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का सिस्टम रूरल एरियाज़ में डेवलप करना चाहिए, जो उनको आसानी से जो भी आपके जो फॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से आपको पेमेंट जमा करना है, तो इन सब चीज़ों में हेल्प करे। तो मुझे लगता है, और इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, कौन ही इस चीज़ को मना ही करेगा। क्यों कोई मतलब अपने अगर कोई और इंस्टॉलर लगाएगा तो मेरे ख्याल से उनको 70-80% ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रमोट करना चाहिए। अनिल जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर प्लीज़? डेफिनेटली मैं ये पंप्स के बारे में जो योजना चल रही है गवर्नमेंट की, तो अभी अगर थोड़ा पहले की बात करें तो लगभग अपफ्रंट कॉस्ट जो फार्मर को देना पड़ता था पंप के लिए, लगभग 30 to 40% का अपफ्रंट कॉस्ट उनको पे करनी पड़ती थी। 30% CFA मिल जाता था और 30% स्टेट की तरफ से सपोर्ट मिल जाता था। बट रिसेंटली अभी जो इसको मॉडिफाई किया गया,
और लगभग 3 HP की बात करें, 5 HP की बात करें और 7.5 से लेकर 10 की बात करें तो कुछ कैटेगरीज में ये सब्सिडी को बढ़ा करके अप टू 90% कर दिया गया है, ताकि लोग जो जहाँ पे ग्रिड नहीं भी अवेलेबल है और उनको इरिगेशन में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो वहाँ पे वो ओनली 10% अपनी तरफ से कॉस्ट पे करके 90% गवर्नमेंट की सब्सिडी से इस योजना का डेफिनेटली लाभ ले सकते हैं। हाँ, जैसा कि सर ने भी बोला कि बहुत सारे लोगों को कॉल्स आते हैं, तो डेफिनेटली मेरी टीम के पास भी हमको भी कॉल आते रहते हैं कि मुझे पंप की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। और ये योजना कब अगर बात करें कि इसकी, तो मैंने भी अनुभव किया है कि साल में हर डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरा ये मानना है कि कहीं गवर्नमेंट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे डेट को भी बढ़ाने में, और थोड़े से कुछ ऐसे कार्यक्रम और अवेयरनेस जैसे पीएम सूर्य चल रहा है उस तरह से इसमें भी अगर वो करें तो डेफिनेटली मेरे सारे जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जो भी इसको लाभान्वित हो सकते हैं फार्मर, वो 3 to 10 HP के लिए डेफिनेटली वो योजना और वो बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे। थैंक यू। यस सर प्लीज। इट्स ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज हम जो लोगों के घरों पे 6 पैनल 5 पैनल 10 पैनल लगा रहे हैं, अगर जो हम उनका इंस्टॉलेशन ठीक ढंग से नहीं करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि गांव में हवा कब तेज रहता है, वो पैनल उड़ते हुए किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, किसी जनमानस को धन की हानि, जानी की हानि, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक इस पे हम सबको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए अधिकारियों के साथ, ग्राम पंचायतों के साथ, जो भी वहाँ के ब्लॉक्स हैं वहाँ के साथ। और ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे कंज्यूमर को हर उस चीज़ के बारे में बताएं, उसके प्रोस कॉन्स बताएं कि आप 2 पैसे बचाने के लिए अभी जो आप पैसा नुकसान करवा रहे हैं, आपको इससे 5 साल 7 साल 10 साल बाद क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो आई थिंक इसमें हम इंडिविजुअल, हम सभी लोगों का रोल है सर। और दूसरा जो आपका एक पॉइंट था कि 80/40 mm या 150 some mm 100 mm का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लेग के साथ साथ हम जो क्लैम्प्स लगा रहे हैं, हम अगर जो उनको नट बोल्ट पे कर रहे हैं, सो क्या हम उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, टाइटनिंग कर रहे हैं, रबर्स यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, स्प्रिंग्स जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं क्या हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़े पैसे बचाने के लिए हम आप सभी लोग GI के प्री GI के हम लोग क्लैम्प्स लगा देते हैं, 6 महीने में रस्टिंग शुरू हो गई, राइट। तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है सर। नहीं, इसमें साहब ये भी देखिए कि हम लोगों को मतलब कि रेट इतने कम मिलते हैं, वैसे हम लोग ऐसा करते नहीं। आप पूछ लीजिए जितने भी वेंडर्स बैठे होंगे, कोई भी ऐसा नहीं करता है कि वो कस्टमर के साथ छल कपट करे या ऐसा कुछ करे। सभी लोग अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मेरी भी कंपनी है, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ, सोलर अल्फा स्क्वायर करके हमारी कंपनी है। हम लोग सभी फील्ड में काम करते हैं, जैसे ये बैटरी हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर का, ये इस क्षेत्र में पूरी मशीन प्रोवाइड कराते हैं। आपकी फ्लोर मिल हुई, उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन रूफ टॉप के क्षेत्र में हम लोगों की ये सारी समस्याएं हैं। आपकी बात मैं बिल्कुल, एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हम लोगों का रेट थोड़ा बढ़ाइए, नहीं कुछ है तो 5 रुपया ही बढ़ाइए सर रेट बढ़ाना मैं क्यों मैं आप सभी लोग इस चीज़ से सहमत है कि नहीं? 20 साल 35 साल का आप लोगों को 15-10 साल का वो देना पड़ता है गारंटी। सर मैं एक छोटा सा अपनी बात रखना चाहूँगा। सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मेंटेनेंस को लेकर के हम लोग को एक लार्ज जो अमाउंट अपनी तरफ से पे करना पड़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग अगर जो भी प्लांट कहीं भी इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वो PM सूर्य घर में ही कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो हम सबको पहले एक बार अपने क्लाइंट जो भी हैं उनको एजुकेट करना ही होगा और ये फोर्सली भी करना होगा कि ये प्लांट हमने लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। आप इसको मेंटेनेंस का मतलब है कि आप इसको देखिए, आप क्लीन करिए। इसमें कोई भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि एज ए वेंडर की बात करूं मैं, तो वेंडर मैन्युफैक्चरर नहीं है। अगर वेंडर ने A ग्रेड की क्वालिटी का अगर मटेरियल परचेज करता है, बट उसे ये मालूम नहीं है कि वो A ग्रेड है कि B ग्रेड है कि C ग्रेड है, तो बाद में हो सकता है सर ने कहा जैसे रस्टिंग भी है। हाँ, रस्टिंग मैंने भी देखी है अपने प्लांट में। तो कम से कम इसकी सूचना हो, या कोई भी नट्स या कोई भी क्लैम्प्स अगर लूज हो रहे तो क्लाइंट्स को भी
अवेयर होना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्म करे कि हमारा ये प्लांट आपने जो लगाया साथ कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है या हो रही है, प्लीज़ किसी से चेक करें। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ेगी तो हम कहीं ना कहीं जो बार बार जो जाने के लिए अपने ह्यूज अमाउंट्स पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ें कम हो सकती हैं, वहाँ से अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। तो एक आपस में पहले एक मिल करके करना होगा, फिर अपने क्लाइंट को जरूर एजुकेट करना पड़ेगा और उनको फोर्स नहीं करें कि ये आप जैसे आप घर बनवाते हो तो 5 साल 10 साल में चूना पेंट करवाते ही हो आप, तो क्यों ना प्लांट लगा ली। इसका मतलब नहीं कि हम लोग जिम्मेदारी ले लिए 5 साल की, हम लोग अब आएंगे साफ भी करेंगे, नट बोल्ट भी टाइट करेंगे, देखेंगे भी कि वायर कहाँ कट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे करवाना पड़ेगा हमें। सर देखिए ये सब सारी चीज़ें आप जो कहते हैं सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम लोग थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, हम हमारा इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ प्लीज़ तारन जी। मैं उन सोलर वेंडर भाइयों के लिए जो करीब 1,60,000 1,65,000 में 3 किलोवाट का प्लांट लगा देते हैं, उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल को मैं सलाम करता हूँ कि किस तरीके से वो हर साल जाके एक बार नट बोल्ट चेक करेंगे, किस तरीके से वो जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम कस्टमर को फेस करनी होती है वो उसको सही करेंगे। और मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो कभी कभी क्या होता है मोहल्ले में हम किसी जगह पे जाते हैं प्लांट लगाने के लिए, वो बताते हैं अरे यहाँ पे तो सब मुझे ही फॉलो करते हैं, आप मेरा 1,60,000 में लगा दीजिए और मैं आपके 10 प्लांट लगा दूंगा। अब मेरा एक्सपीरियंस है कि वो आदमी आपको कभी भी आपको प्लांट नहीं लगा के देता है, कोई दूसरे क्या वो प्रमोट करने नहीं जाता है, उसके अपने खुद की इस तरीके की बातचीत करने का तरीका होता है ये, और उस तरीके से हो सकता है कि इस वजह से भी हो सकता है कि उसको इस तरीके के रेट मिल जाते हो। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इस तरीके के रेट्स को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हमें भी मालूम है कि कितनी बार होता है कि 150 रुपये 1,50,000 1,60,000 रुपये के रेट से टोकन उठा लेते हैं और फिर वो कंपनी काम करने नहीं आती है, या फिर महीने 3 महीने 4 महीने गुजर जाते हैं, तो कस्टमर को पता चलता है किसी और वेंडर के थ्रू कि भाई यूपी नेडा में जाके कंप्लेंट करो, तब जाके ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो इस तरीके से करके आप अपनी ही इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं, इसको तुरंत डिस्करेज करना चाहिए। सर की बात बिल्कुल सही है, और अगर कोई इस तरीके से कम रेट दे रहा है तो मुझे लगता है यूपी नेडा को भी इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए, उस जो इतने कम रेट पे प्लांट लगा रहे हैं उसके कुछ प्लांट चेक कराने चाहिए किसी वेंडर की कंप्लेंट। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं सर आपके पास आना चाह रहा था इसी क्वेश्चन के लिए कि जैसे आप SJVN तो आपकी अपनी कैपेसिटी जो है वो तो गीगावाट्स में है, राइट। सो आप तो एक क्वालिटी कंट्रोल, एक पूरा क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल आप इंश्योर करते हैं कि आपके अपने जो IPP के मॉडल में प्लांट्स हैं वो इंश्योर्ड हैं कि दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, इंस्टॉल्ड एट द बेस्ट वर्कमैनशिप। पर जब हम कोशिश करें एज अ इंडस्ट्री लीडर, आपका क्या सजेशन है हम वेंडर्स के लिए कि जहाँ पे हम केवल 6 पैनल लगा रहे हैं, जहाँ पे हम केवल 10 पैनल लगा रहे हैं, जहाँ पे एक रिसोर्स को भेजना और वो क्वालिटी लेवल हर 6 महीने पे चेक करवाना कमर्शियली वाइबल नहीं हो पाता है। सो क्या इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम इस रिस्क को मिटिगेट कर सकें? सर वैसे तो उन्होंने सब कुछ स्पष्ट तरीके से कहने की कोशिश की है कि मेरे हिसाब से तो यही होता है सर कि जो क्वालिटी है अगर आप अपनी मेंटेन रखोगे तो आप रेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, इसी में ही है सर। रेट बनाते भी आप हो, बिगाड़ते भी आप हो। आप 6 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, जैसे हमारे भी है, टेंडर्स आते हैं, लेकिन रेट भरने वाले कौन होते हैं? आप लोग रहते हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही बताते हैं कि किसी का रेट जो उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है उसका रेट हमेशा ही मेंटेन रहेगा, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो करेगा भी तो 1-2% या 5% तक, लेकिन कई बार हमने भी देखा है 20-30% तक लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें क्वालिटी आपकी डिग्रेड रहती है, उसमें हमें भी अपना जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए री-टेंडरिंग की पोजीशन पे जाना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी हम अपने लिए नहीं लगाते हैं, हम नेशन के लिए लगाते हैं, तो नेशन के लिए क्वालिटी देना भी एक हमारा दायित्व है। तो बेस्ट है कि आप लोग खुद अपना रेट, अगर आपको भी कोई लगता है कि रेट आपके बिगाड़ रहा है, या कोई वेंडर, जैसे साहब ने भी कहा है, कोई वेंडर आपको क्या ना रेट उल्टा सीधा दे के लोगों को धोखा दे रहा है, एक किस्म का पब्लिक को, जो आम जनता जिसको इसके बारे में ABCD के बारे में शायद मालूम ही नहीं, उसको सिर्फ यही मालूम है कि सोलर पैनल लगाना है मैंने, और दूसरा आदमी आके उसको 1,60,000 या 1,20,000 या 1,00,000 में ही उसको कुछ भी कबाड़ दे के चला जाता है, और बाद में वो आदमी रोता भी है बेचारा।
उसको आप लोग आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप लोग इस फील्ड के अंदर हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो जस्ट ठीक है जी, मैं आपका नुकसान हो रहा है, मैं क्यों, मेरे घर में तो ठीक लगा। अब लिटरली देखें तो मैंने 2010 में अपने घर में, मेरे गांव में, मेरा शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला के पास मेरा गांव है, तो वहाँ पे मैंने 2010 में एक सोलर गीज़र लगवाया था। आज दिन तक उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। उस टाइम मैंने 20,000 के करीब लगाया था। तो फर्स्ट क्लास वाटर आ रहा है, सब कुछ कोई है। सिर्फ यही रहता है कि किसी ने मेरे को धोखा नहीं किया। तब मेरे को ABCD के बारे में नहीं मालूम था, सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मैं हाइड्रो पोजिशन में था, तो सोलर नया नया इंट्रोड्यूस हुआ। तो किसी से वैसे ही जानकारी प्राप्त होते हुए, आप जैसे ही कोई इंट्रोड्यूस करने के लिए आए थे, तो अकॉर्डिंगली मैंने इंस्टॉल किया। तो आज मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ कि दैट पार्टी ने मेरे को बहुत अच्छा मटेरियल दिया। तो बेस्ट ये है कि आप ही बनाओगे, आप ही बिगाड़ोगे अपने देश को, अपने आप को। दैट इज़ अ मिथ। थैंक यू। एब्सोल्युटली सर, ये हमारी फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वो इंश्योर करें कि बेस्ट इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस करें। ठीक है, मार्केट इतना बड़ा है, अभी हम लोग एक रैट रेस में जो लगे हुए हैं कि अभी नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। इट्स नॉट गोना लाइक दैट। बहुत बड़ा मार्केट है PM सूर्य घर, और अभी करंट वॉर सिचुएशन ने ये हम सबको दिखा दिया है कि एनर्जी रिलायंस होना ज़रूरी हो गया है, राइट। हम अब नहीं, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन इवन अदर स्टेट्स। हम एज ए स्टेट, हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करनी। तो उस रैट रेस से हम अगर जो बाहर आएंगे सर, तो डेफिनेटली आपका जो ये क्वेश्चन है कि सर प्राइजेस, आप अपने प्राइजेस मेंटेन करिए, आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करिए। आई थिंक लोग आपको खुद ब खुद आएंगे आपके पास। एनी सॉरी सर, मैं ऑडियंस से कुछ और क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, स्पेशली अगर जो आप लोग PM कुसुम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, सो प्लीज़। माइक प्लीज़। मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो PM कुसुम की योजना के बारे में मैं चाहता हूँ कि पूरा डिटेल से आप उसको बताइए, क्योंकि क्रियान्वयन तभी हो पाएगी जब तक उस चीज़ को प्रॉपरली हम लोग समझ पाएँ। होता क्या है कि उसको हम जानते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ पर नई क्वेरीज ऐसी आती हैं जिनको आगे क्रियान्वयन नहीं कर पाते, और वो हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो होता क्या है, कंज्यूमर कहता है भैया यहाँ कौन चक्कर लगाएगा, वहाँ कौन करेगा, और फिर वो बैठ जाता है। तो उस पर क्या है कि हमको क्लियरिटी आ जाए कि कम से कम इस प्रोजेक्ट में ये अप्लाई करना है, इसका रजिस्ट्रेशन ये है। तो उससे क्या होगा, किसान हमारा एक्टिव होगा तो काम कर पाएगा। थोड़ा सा ये चाहते हैं। इसी से रिलेटेड किसी लोगों